Hello everyone, welcome to Human Paratus channel, your one-stop solution for UGC NET Paper 1 preparation. So guys, इस लेक्चर सीरीज में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के लास्ट 15 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अगर आपको बाकी यूनिट्स भी इसी तरीके से कवर करनी है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you never miss an update. So now today we will be doing role of ICT in research topic. So now for that let me take you to the wonderful learning management system of Human Paratus. And so if you guys are preparing for UGC NET exam, you can get in touch with Human Paratus and get 1-day free trial. We specialize in commerce management and HRM. And you can take a 1-day free trial and make up your mind, and you can definitely enroll with us. So now this is our learning management system where we have covered all the topics of paper 1 unit wise in detail in an elaborated manner. So now let me take you to the research aptitude topic. And in this specifically we are doing ICT in research. So now let us understand the role of ICT, the information and communication technology, in research. So the use of ICT in research offers numerous benefits and is an integral part of the research process. So देखिए जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम अपना सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो जो रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर, उस पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं. सो नाउ इसमें कुछ ब्रॉड एरियाज दिए हुए हैं ई बुक के अंदर, जिसमें ये मेंशन है कि कहाँ कहाँ पर हम रिसर्च के अंदर आईसीटी का यूज़ हम करते हैं. तो सबसे पहले तो एक्सेस टू फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन. इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वास्ट एंड डाइवर्स सोर्स ऑफ फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन. जैसे कि कौन कौन से चीज़ों को हम रेफ़र करते हैं जब हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एकेडमिक जर्नल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, रिपोर्ट्स, वेबसाइट्स, ये सब चीज़ें. इसके अलावा साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. साइटेशन हम कब करते हैं? जब हम किसी का डेटा, किसी का आर्टिकल, किसी की रिपोर्ट, किसी का कोई एकेडमिक जर्नल जब हम रेफ़र करते हैं, तो हम उसको अपनी थीसिस में, अपने आर्टिकल में हम मेंशन करते हैं कि हमने इस ऑथर की ये वाली बुक को, इस वाले जर्नल को हमने रेफ़र किया है. सो ये जो सॉफ्टवेयर है विच इज़ साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसके अंदर जो डिफरेंट it is basically a tool to streamline the process of managing the referencing and citations. academic databases जहाँ से हम डेटा लेते हैं, जैसे कि स्कॉर्पस, एरिक, मेडलाइन. अब प्लेजरिज्म. व्हाट इज प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म मतलब कि आपने इंटेंशनली किसी का डेटा अपनी थीसिस में, अपने आर्टिकल में फैब्रिकेट किया है without their consent, without letting them know, and आपने उसको अपने थीसिस में कहीं रेफरेंसेस के रूप में साइट भी नहीं किया. That means you have copied their data without their consent. So there are certain softwares जिससे हम प्लेजरिज्म को चेक करते हैं. So वो कौन कौन से हैं? जैसे कि टर्निटिन, ग्रामरली, ड्यूबली चेकर और उरकुंड और आइथेंटिकेट. ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्लेजरिज्म को चेक करने में हेल्प करते हैं. इसके अलावा स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर. अब ये कब यूज़ होता है? जब हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं. क्योंकि जो डेटा है वो लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है, तो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए देर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि SPSS हो गया, या फिर R हो गया, SAS एंड MS Excel, MATLAB, Strata, PSPP. These are the softwares जिनकी हेल्प से हम जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसको हम एनालाइज कर पाते हैं. इट इज़ बेसिकली अ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर. देन डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स. अब डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स क्या होता है?
देखो, जब हमारी थीसिस होती है या जो जर्नल होता है उसमें हम कुछ अगर डायग्राम्स इंक्लूड कर लें या पाई चार्ट्स इंक्लूड कर लें तो देखने में इट विल बी विजुअली गुड. सो देर आर सर्टेन डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स. जो हमारा डेटा है उसको हम पाई चार्ट्स, डायग्राम्स या बार ग्राफ्स की हेल्प से हम दिखा सकें. सो देर आर सर्टेन टूल्स फॉर दैट. देन ग्लोबल कोलैबोरेशन. ग्लोबल कोलैबोरेशन इज बेसिकली आप यहाँ बैठे हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हो और आपको किसी प्रोफेसर से कोलैबोरेट करना है, मे बी इन स्टैनफोर्ड और इन एनी अदर फॉरेन यूनिवर्सिटी. सो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ ICT. देन ऑनलाइन सर्वेज, ऑफ कोर्स जो लिटरेट पॉपुलेशन है उससे हम क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं, राइट. सो अब क्वेश्चनेयर हम ICT की हेल्प से बना सकते हैं, जैसे कि गूगल फॉर्म से आप सर्वे क्वेश्चनेयर आप बना सकते हो, right. Then virtual conferences and webinars, of course this is very important. जब आपने आपका थीसिस एक्सेप्ट हो गया या आपका कोई एकेडमिक राइटिंग, सो आपको अपनी एकेडमिक राइटिंग को रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचाना है. सो ये आप फिजिकली भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो थ्रू वेबिनार्स एंड वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस. सो दिस इज द रोल ऑफ ICT इन रिसर्च. नाउ लेट अस प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस. देख लेते हैं कि NTA ने इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस ओवर द इयर्स पूछे हैं. सो गिव मी अ मोमेंट, लेट अस नाउ understand it. Yes. So the very first question says, which among the following softwares are used for data analysis in research? So SPSS is one of the software that is used in data analysis, and let me mark it, SPSS. Then MS Excel, of course. गूगल टीम्स बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को करने के लिए टीम को एक साथ बहुत सारे लोगों की एक साथ आपको कॉन्फ्रेंस करनी है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करनी है. सो गूगल टीम सॉफ्टवेयर दैट कम्स इनटू प्लेस पिक्चर. देन PSPP, of course. This is also not correct. So here SPSS, MS Excel and PSPP are used for data analysis. These are the data analysis software. So hence option B is the correct answer. Now next question. Given below are two statements. Statement 1 says SPSS is an open source software for data analysis. अब देखो open source software क्या होते हैं, जिनकी आप कोडिंग को चेंज कर सकते हो according to your need. But SPSS is not an open software. So this statement is not correct. Then next is Turnitin is a very useful software for statistical data analysis. ये हमने अभी पढ़ा है. So statement 2 is correct. Hence option for statistical data. I'm so sorry. Turnitin is a plagiarism software. It is not a statistical data analysis software. It is basically used to check plagiarism. My bad, I'm sorry. So hence option B is the correct answer. Both the statements are incorrect. Next question, given below are two statements. Statement 1 says in web-based survey research, it is an advantage that the investigator does not have to be present when participant is interested in engaging the task. And statement 2 says in web-based survey research, it is a disadvantage that the investigator is not present to provide clarity or remove doubts when the participant is interested in engaging the task. So guys, both the statements are correct. Let me explain that to you. So web-based survey में आप क्या करते हो, आप online through email आपने survey भेजा participant को. So this is a benefit के you need not to be present
विद द पार्टिसिपेंट, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो फिल कर देगा, राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू नीड नॉट टू बी फिजिकली प्रेजेंट। बट इसका डीमेरिट ये भी होता है कि अगर पार्टिसिपेंट को किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट हुआ, सो यू आर नॉट देयर टू क्लैरिफाई हिज डाउट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। So hence both the statements are correct and hence option A is the correct answer. Next is, if respondents are offered an option of answering a questionnaire, for example the postal questionnaire, respondents are given an option of answering by web survey. It is called, so here postal survey is also there, web survey is also there, so it is it is a kind of mixed method, so it is mixed mode survey. Next question says, what is corpus? Software for preparing PhD thesis, database containing abstracts, citations of academic journals, agency to fund research and development, plagiarism checking software. See, I have repeated this multiple times कि जब आप MCQ टाइप क्वेश्चंस करते हो, सो कुछ कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट होती है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है? देन बिकॉज इट इज़ अ डेटाबेस, राइट? ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। एजेंसी टू फंड, दिस इज एक्सट्रीमली इररेलेवेंट ऑप्शन, इसको तो हम बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे। एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपेयरिंग अ पीएचडी थीसिस, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं जिससे आप अपनी पीएचडी की पूरी थीसिस बना दो, ठीक है? सो hence option B is the correct answer, which says database containing abstracts and citations of academic journals. Now next question says, the scope and potential for controversy is relatively more in terms of application of ICT and research ethics in which of the following research steps? So अब किसमें करते हैं? In data analysis and reporting research results, क्योंकि इसमें हमने डेटा को एनालाइज किया, राइट? रिसर्च क्वेश्चन बनाने में या रिसर्च डिज़ाइन करने में, या फिर जब हम पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को बनाते हैं, इन सब में देयर इज़ अ लेस पॉसिबिलिटी कि कोई कंट्रोवर्सी हो। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, विच सेज द स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रोवर्सी इज रिलेटिवली मोर in data analysis and reporting research results. Next question says, given below are two statements. Statement 1 says, the internet provides an enormous and rich varied source of freely available information that can be quickly and easily accessed without the need for spending time on reliability and validity. So देखो, अगर ये statement सिर्फ यहाँ तक होता, कहाँ तक? ईजिली एसेस तक होता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। बट यहाँ पर एक और लाइन जोड़ दी गई है जिसमें मेंशन है विदाउट द नीड फॉर स्पेंडिंग टाइम ऑन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विच मेक्स दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। So statement 1 is incorrect. Statement 2 says, internet search engines are very helpful for researching all sort of information as these help in finding websites and evaluating them. So this is also an incorrect statement. इंटरनेट सर्च इंजन्स नहीं, जो हम डेटा डालते हैं उसकी हेल्प से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then there are various steps in creating survey forms using ICT application like Google Forms. अब Google Form में सर्वे बनाने का एक स्टेप है, अब वो देख लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट्स को हमें अरेंज करना है, राइट? सो सबसे पहला दिया हुआ है सिलेक्ट क्वेश्चन टाइप एंड क्रिएट, गिव नेम टू सर्वे फॉर्म एंड सेव, and make questions mandatory, keep optional, share with respondents and configure settings. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन की टाइप, सिलेक्ट क्वेश्चन टाइप एंड क्रिएट,
दिस इज द फर्स्ट वन. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंडेटरी होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल होंगे. दिस इज सेकेंड. देन what we do, give name to the survey form, ठीक है, and then save. This is 3. Then configure the settings. This is 4. And then share it with the respondents. This is 5. So hence option C is the correct answer. Then a researcher intends to make the use of ICT in his or her research. What consideration should weigh most in such a decision? So appropriateness of the tool used, cost involved in procuring it, availability of tools in the department where research is to be undertaken, willingness of his or her supervisor to offer help, the company from which the ICT equipment have been procured. So इसमें देखो ये वाला जो लास्ट ऑप्शन है विच इज़ द कंपनी फ्रॉम विच द आईसीटी इक्विपमेंट हैज़ बीन प्रोक्योर्ड, ये तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है. ये तो हमारी किसी भी तरीके से हेल्प का मतलब रेलेवेंट हमारे लिए नहीं है इस क्वेश्चन के लिए. अगर रिसर्चर आईसीटी का यूज़ करना चाहता है अपनी रिसर्च में, तो सबसे पहले जो टूल वो यूज़ कर रहा है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर हिज रिसर्च. उसके बाद कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होती है, बिकॉज देर इज अ कॉस्ट, द टूल शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, राइट. देन अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स इन द डिपार्टमेंट वेयर रिसर्च इज टू बी कंडक्टेड. अब ऐसा टूल जो कि अवेलेबल ही नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर, सो देन उससे हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन विलिंगनेस ऑफ हिज और हर सुपरवाइजर फॉर टू ऑफर हेल्प, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि आईसीटी से और सुपरवाइजर का कोई लिंक नहीं है. सो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. Statement 1 says, every research institute has to enforce research ethics in order to ensure credibility and meaningfulness of the human inquiry. Of course, research ethics के बिना research नहीं हो सकता. So this is correct. Statement 1 is correct. And then statement 2 says, ICT and its use in research has Statement 2 says ICT and its use in research has ethical lapses in the conduct of research wherever it has been put in place. So statement 2 is incorrect क्योंकि ethical lapses नहीं होने चाहिए जब भी हम ICT का tool use करते हैं. So hence option C is the correct answer. A bit. Okay, yes. That's all for today, guys. We have covered the previous year questions of the topic role of ICT in research, and if you are preparing for UGC NET exam, you can get in touch with Human Peritus and get 1 day free trial. And if you have any doubt, any query, you can comment in the comment section. Thank you so much.